नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग। अब स्टार्ट हो गया, 1 मिनट। ओके चलो, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डुअल नेचर। हमारा क्या है सबसे पहले? डुअल नेचर। सबको ये विजिबल है ना एवरीवन? किसी को ऐसी है जो मेरी आवाज नहीं आ रही? सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। यस सर। ओके जस्ट वेट, जस्ट wait for 2 minutes, just wait. गुड इवनिंग सर। ओके चलो, जस्ट सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Am I audible everyone? ठीक है चलो, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या हाँ इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले डुअल नेचर। यस सुनो, कोशिश करेंगे। हमारा मेन टोटल टॉपिक क्या है? ये हमारा टॉपिक है। यस सुनो, दीज आर द एंटायर टॉपिक जो हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा डुअल नेचर से। ठीक है,
ध्यान से सुनते रहना। डुअल नेचर में आपको पता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे फोटोन। किसके बारे में समझेंगे? फोटोन। ये सुनो, फोटोन। फोटोन क्या होता है? पता है क्या? फोटोन इज अ पैकेट ऑफ फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? कोई भी नहीं है। रेडिएशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है। यस और नो? कोई भी रेडिएशन जो प्रोपागेट करेगा मीडियम में वो फोटोन के फॉर्म में प्रोपागेट करेगा। यस और नो? एंड फोटोन इज अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी? कि जैसे मान लो, अगर आप ध्यान से समझोगे, जैसे मान लो आपने एक बाल्टी लिया, एक टब लिया, ठीक, और उस टब में आपने कंटिन्यूअस पानी भरा, ठीक, ऐसे पानी भर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए अगर मैं इस बाल्टी को पलट दूं तो क्या कंटिन्यूअस वाटर गिरेगा? यस नो? अमाउंट ऑफ वाटर कंटिन्यूअस होगा जो फॉल करेगा, है ना? बट अगर सोचो इसी बाल्टी में, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्लियर आ रही है इसको? क्लियर। यस यस सर। क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, क्लियर ना? तो अगर मान लो इसी बाल्टी में अगर मैं, हाँ क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हेलो? क्लियर है। इसी बाल्टी में अगर हम पैकेट्स ऑफ पानी रखे, आपने देखा हो ना पैकेट्स ऑफ पानी होता है 2 रुपए 4 रुपए में मिलता है। ये सब अगर मैं इसी बाल्टी में पैकेट्स ऑफ पानी रखूं, मान लो 200 ml का, कितने से ml का? 200 ml का। एक सेकंड। हाँ हेलो, हाँ कर दिया। यस सर। हेलो? हाँ सर बोलिए, सर बोलिए, सही आवाज आ रही है। हाँ नहीं हो गया, ले 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 कवर कर लिया। ओके। अरे मुझे ना वो मैंने सर 20 रुपीज कम दिया क्योंकि वो चेंज लेके नहीं आया था, मैंने डाल दिया था। हाँ ठीक है, बात नेक्स्ट टाइम मैं कर दूंगा। ओके ओके चलो, ओके चलो। हाँ तो ये जो पैकेट्स ऑफ पानी है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हमें ये जो एक फिक्स्ड अमाउंट में पानी मिलेगा? यस और नो एवरीवन? फिक्स्ड अमाउंट में पानी है ना? जबकि पहले वाले केसेस में हमने को कंटिन्यूअस पानी मिला था। यस और नो? तो वैसे ही जो एनर्जी का फ्लो होता है वो भी 2 तरीके का होता है, एक होता कंटिन्यूअस और एक होता फिक्स में। जब फोटोन, अगर मान लो मैं एनर्जी कंटिन्यूअसली दे रहा हूँ, यस और नो? इसमें हम कोई फिक्स अमाउंट नहीं दे रहे। बट अगर मैं एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में दे रहा हूँ, किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में, तो मैं हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा हूँ। यस और नो? और जब भी रेडिएशन होगा, रेडिएशन क्या होता है आपको पता है? हर एक बॉडी का टेम्परेचर जिसका 0 केल्विन से ज्यादा होगा, आपको पता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन होता है टेम्परेचर। यस और नो? तो वो क्या एनर्जी का रेडिएट करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस और नो? डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। यस और नो एवरीवन? I hope so ये बात आपको क्लियर होगा। And they are emitting the radiation in form of photon। किसके फॉर्म में? फोटोन। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो हम इसी फोटोन के बारे में पढ़ रहे हैं कि फोटोन क्या होता है? इज अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच every radiated particle, every radiated body emitted due to its temperature। yes or no? और according to प्लैंक्स ने ये बताया कि सर ये जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी, इसका एनर्जी जो होता है फोटोन का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। किसके प्रोपोर्शनल होता? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की। हाँ बोलो सर। जैसे ये जो हम फोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फोटॉन्स और जो न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स प्रपोज किया था कि पार्टिकल्स में टाइनी कंसंट्रेटेड रहेंगे, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे? नहीं 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 नहीं, ये अलग चीज है। न्यूटन ने पार्टिकल समझ करके लाइट को पार्टिकल की तरह एक्सप्लेन किया था। आगे चल के हमें पता चला कि लाइट का डुअल कैरेक्टरिस्टिक होता। न्यूटन ने पहले ये बोला था कि लाइट इज फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल कॉर्पस्कुलर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना? आगे चल के जब हमें ये पता चला कि भाई फोटोन है, फोटोन का नेचर जो होता है बहुत डुअल है, मतलब ये कोई यूनिक नेचर नहीं है। यस और नो? हाँ, बट इसकी जो एनर्जी होगी इट एंटायरली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी से नहीं आया। ओके ठीक है? तो अब जो ये एनर्जी है फोटोन का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यस और नो? एंड दिस इज अ 1 फोटोन एनर्जी। किसका एनर्जी है ये? 1 फोटोन, है ना? ऐसा नहीं कि फोटॉन्स का एनर्जी नहीं, ये एक फोटोन का एनर्जी है। एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कम आउट टू बी प्लैंक कांस्टेंट। जब हम इसको इक्वालिटी में बदलेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। यस और नो? और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता है सबको कितना होता है? बताएगा कोई? 6.626 into 10 raised to power minus 34 -35 या 34? 34 34 सर।
34 जूल सेकेंड, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? ये प्लैंक कांस्टेंट है, क्लियर है? अब आपको फ्रीक्वेंसी पता होगा तो आप एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन निकाल लोगे, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है यहाँ तक सबको? एकदम बेसिक बेसिक सा बात हम कर रहे हैं आज, कोई ऐसी बात नहीं जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, आप सोचोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो आपको पता है कि लाइट जो होता है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यस और नो, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये किससे बना? विबग्योर से बना, अरे हाँ है ना, VIB GYOR, कोई दिक्कत वाली बात? 7 क्लियर है? अब जब आपको पता है कि आप वॉयलेट से रेड जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है, कम होती है, यानी रेड लाइट का एनर्जी सबसे कम होगा और वॉयलेट लाइट का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा आई होगा। होप सो ये बात आपको क्लियर हो, बट है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आई होप सो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर होगा। एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी की वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? बेटा रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए एनर्जी कम है। ओके सर, क्लियर, समझ में आ रहा है? एनर्जी ऑफ अ लाइट और रेडिएटिंग वेव, रेडिएटिंग रेडिएशन इज एंटायरली डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे जैसे आप विबग्योर में अगर आप देखोगे तो विबग्योर में जब आप Y से R की तरफ बढ़ते हो तो वेवलेंथ बढ़ता है, क्या बढ़ता है? वेवलेंथ बढ़ता है एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई होप सो मुझे और बात करनी नहीं चाहिए, ये सब बातें आपको थोड़ा थोड़ा पता होंगी, ठीक है ना? आगे बढ़े एवरीवन, ठीक है। अब अगर ध्यान से तुम सोचोगे, सॉरी एक मिनट, ये क्यों आ अब अगर ध्यान से देखोगे तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन के बारे में हमें नॉलेज पड़ेगी, मिल गया, यस और नो, इक्वल टू HF, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको फ्रीक्वेंसी पता होगा, जैसे मान लो अगर मैं कोई एक लाइट लेता हूँ जिसका फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, कितना है? 300 हर्ट्ज, तो उसके एक एनर्जी कितना हो जाएगा? फोटोन का एनर्जी कितना होगा? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 300, और सब कुछ SI में, तो ये किस में आएगा आंसर? जूल में आएगा, ये वाली बात कोई दिक्कत जूल नहीं है, क्लियर है? यस सर। 18 19 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 32। आई होप सो ये बात आपको एकदम क्लियर होगी, क्लियर है क्या? 32 आएगा ना? यस सर, 32 आएगा, यस। तो हमको, अच्छा ये क्या पूरे लाइट का एनर्जी है? नहीं, ये 1 फोटोन, लाइट में एक फोटोन का एनर्जी है, 1 फोटोन। ऐसा बहुत सारा फोटोन हो सकता लाइट में, लाइट पूरे फोटोन से मिलके बना है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक? और आपको ये भी पता लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट का जो वैक्यूम में स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, यस और नो, एंड दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ से रिलेट हो जाएगा। अरे हाँ ना, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ से रिलेट हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा C by लैम्डा, यानी जो एनर्जी ऑफ फोटोन था विच इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी विच आल्सो डिपेंड ऑन लैम्डा, यस और नो, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, बट अगर हम लैम्डा बढ़ाएंगे, क्योंकि H और C तो कांस्टेंट है ना, H और C तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं वैक्यूम में एनर्जी लैम्डा बढ़ाता हूं, वैक्यूम में बात हो रही है, ये बातें कहाँ हो रही है? वैक्यूम में स्पीड कांस्टेंट होगा, मीडियम से मीडियम में जाएंगे तो स्पीड चेंज होगा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं वेवलेंथ इंक्रीज करूंगा तो एनर्जी घटेगी, बात समझ में आएगा? क्लियर है? आई होप सो ये बात आपको समझ आ गया। ये किसका एनर्जी बढ़ रहा है? फोटोन का एनर्जी बढ़ रहा है, एक सिंगल फोटोन के बारे में बात हो रही है। आई होप सो और मुझे इस पे बात करने का जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर ध्यान से समझोगे और बातें आप, तो सर E इक्वल टू HC बाय लैम्डा, सर H और C तो कांस्टेंट है, तो पहले ही पुट कर लेते हैं। तो जब मैं H का वैल्यू पुट करूंगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34,
है ना, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है ना, जूल सेकंड था और ये मीटर पर सेकंड था। जब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको मिलेगा 12,400 बाई लैम्डा, है ना। इसको मैंने किस में रखा बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, इसका sir, मतलब ठीक ये है। हुआ कि अगर तुम लैम्डा को एंगस्ट्रम में रखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है एनर्जी का एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोटा सा Yes, यूनिट sir. Yes, sir. और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, कूलम नहीं बेटा, जूल जूल जूल। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? आई होप सो, यहाँ तक बात समझ में आ सर रही एक होगी। चीज दिक्कत आ रही है यस सर। बोलो बोलो बोलो। सर, ये 12,400 बाई लैम्डा ये क्या है, कैसे है? ये कैसे आया, तो क्लियर कर लेते फटाफट। मैथमेटिक्स है, एच का वैल्यू रखो वहां पे, ई का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸8। बोलो यहां तक कोई दिक्कत बाई लैम्डा? नो नो। क्लियर? ठीक, अब इसको सिंपलीफाई करो, कितना आएगा ये किस में आएगा, जूल में आएगा। अगर सब कुछ एसआई में रखेंगे तो ये किस में आएगा? यस सर। देखो मीटर पर सेकंड, ये तो क्या था मीटर पर सेकंड और जूल सेकंड, क्या ये जूल मीटर हो जाएगा? बोलो। यस सर। हो जाएगा। या था ना मीटर पर सेकंड जूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है 19.8 19.8. इंटू 10⁻⁻26। 26। यस और नो, डिवाइडेड बाय लैम्डा Yes. इंटू जूल। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर मैं इसको जूल मीटर में आया, कोई दिक्कत वाली बात? अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में कन्वर्ट करूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेरे को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होता है, 1.6 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी, 1.6 into 10⁻⁻19. एक जूल में कितना होगा, यहाँ से निकाल ले। तो एक जूल में जो होने वाला है 19.8 इंटू 10⁻⁻26, है ना, इंटू 1 जूल की जगह में लिख देंगे, कितना लिखेंगे बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? आप फटाफट कन्वर्जन करोगे तो ये आ जाएगा मीटर में, और फाइनली आपको जो आंसर मिलने वाला, करके देख लेना, यह आएगा 12,400 बाई लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, प्रोवाइडेड हमको लैम्डा किस में रखना होगा, Angstrom. में रखना होगा प्रोवाइड। समझ में आया? और ये फॉर्मूला बहुत फ्रिक्वेंटली यूज Yes, होगा sir. क्योंकि आपको एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालने आना चाहिए फटाफट। बोलो इसमें किसी को सर कोई इसमें जो डाउट तो लैम्डा बताओ। होगा, ये लैम्डा की हम वैल्यू क्या डालेंगे? मतलब कैसे पता चलेगा? लैम्डा की वैल्यू जो भी दिया रहेगा आपको, वो सवाल में दिया रहेगा, आपको एंगस्ट्रम में डालना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द एनर्जी, ध्यान से सुनना, आपसे बोला जाए फाइंड द एनर्जी, फाइंड द, फटाफट सब लोग फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द लाइट, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ रेडिएशन। फटाफट बताओ कितना आएगा। लैम्डा का वैल्यू लिया है 300 नैनोमीटर, दूसरा लिया है लैम्डा का वैल्यू 400 मीटर, तीसरा लिया है लैम्डा का वैल्यू 300 किलोमीटर। आपको इन तीनों में एनर्जी ऑफ फोटोन बताना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें बताना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर इन जूल, एसआई सिस्टम में बताइए एनर्जी ऑफ फोटोन। फटाफट सभी लोग, एनर्जी ऑफ फोटोन बताना आपको, रेडिएशन का वेवलेंथ आपको दे दिया। सर 6.63 into 10⁻⁻19 जूल। हाँ तीनों सर जल्दी हो जल्दी गए। फटाफट निकाल, तीनों निकाल लिया। यस सर। यस सर।
तीनों निकाल लिए क्या? फटाफट हो गया क्या? चलो देखिए क्या चेक करें। यस सर। हेलो, यस सर, सेकंड होगा। वाले का आ रहा है 4.95 इंटू 10 की पावर -19। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? 12,400। लैम्डा का वैल्यू कितना रखेंगे? अब देखो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ 300 नैनोमीटर। आपको पता है एक नैनोमीटर एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम में 10 की होता है पावर -10, माइनस 10 10 मीटर। मीटर। तो 10 एंगस्ट्रॉम मिलके एक नैनोमीटर बनाता होगा। 10 एंगस्ट्रॉम मिलके यस क्या बनाता है? एक नैनोमीटर। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपको पता है कि एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 3000 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात? अब 3000 एंगस्ट्रॉम, तो 3000 एंगस्ट्रॉम ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्या अगर हमको ये वैल्यू पता होगा तो हम फटाफट नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? 4 हो जाएगा ये 3 जगह 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम इसको जूल में भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 10 टू द पावर -19 जूल। आई होप सो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? यस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही आप इसको भी कन्वर्ट कर दोगे। 400 मीटर है, 400 मीटर को हमको किस में चेंज करना है? एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। ये सुनो, तो 400 इंटू 10 की पावर -10 ऐसे ही करेंगे ना? यस सर। डिवाइडेड बाय 10 की पावर -10। यस और नो? अब 10 की पावर -10 जो है एंगस्ट्रॉम में चला जाएगा। यस और नो? तो ये कितना बन जाएगा 400 एंगस्ट्रॉम वाला? ये बन जाएगा लैम्डा का वैल्यू 400 इंटू 10 की पावर 10 मीटर मीटर। यस एंगस्ट्रॉम। सॉरी 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। कर लोगे ऐसे? यस सर। वैसे किलोमीटर भी चेंज कर सकते हैं आप। यस और नो? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बताने का जरूरत है कि इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है हाँ इलेक्ट्रॉन क्या चीज बोलो? फर्स्ट वाले की 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही हाँ बताना है। 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। वैसे सेकंड वाला भी निकाल लेंगे, वैसे थर्ड वाला भी निकाल लेंगे। बट ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो अगर हमको वेवलेंथ पता तो हम फटाफट निकाल लेंगे। 12,400 लैम्डा किस में रखना, याद रखना, एंगस्ट्रॉम में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और बात करने की जरूरत है? आगे बढ़े? ठीक है, बोलो और बोलो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर सर। हाँ बोलो बोलो। 6.63 है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसको लेट कर लेते हैं ना 20, तो फिर करेंगे तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आंसर में डिफरेंस आएगा तो चलेगा? हाँ चलेगा बेटा। इसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं। आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लोगे तो बहुत दूर चले जाओगे। लेकिन हाँ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ आता है, जिसकी वजह से कई बार आपको कैलकुलेटर यूज करने का ऐसा लगेगा कि कैलकुलेटर का, तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। बहुत पास पास का अप्रोक्सीमेशन लोगे आपका आंसर सही निकलेगा, आसपास निकलेगा। उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू ले। जैसे मान लो यहाँ पे 1.6 है ना, इसको मैं 1.5 ले लूं तो 3/2 हो जाएगा ना 1.5 मतलब। अरे हाँ है ना, बोलो ना। कोई दिक्कत वाली बात? मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ इसको ऐसा। ठीक है ना? तो इस तरह का ध्यान रखना। आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई भी रेडिएशन है, लाइट का वेव है, हर एक बहुत सारे फोटोन से मिलके बना होगा। ये सुनो, बहुत सारे फोटोन से मिलके बना होगा, और हर फोटोन का अपना क्या होगा? एनर्जी होगा। ये सुनो, और वो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी पे, दैट इज इक्वल टू hc/लैम्डा। और वैक्यूम में ये वैल्यू आ जाता 12,400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या मुझे और बात करनी चाहिए? आगे बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करें मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब फोटोन के बारे में थोड़ा सा बात करें तो फोटोन का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो बहुत पिक्यूलियर है ना, कोई नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब फोटोन को अगर मैं पार्टिकल की तरह बात करूं तो फोटोन के पास में मोमेंटम भी होता है। क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। यस और नो? ऐसा बताया गया। और इन मोमेंट, जैसे एनर्जी ऑफ अ फोटोन ये होता है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कोई बता सकता है क्या क्या होता है? E/c। मोमेंटम ऑफ फोटोन को कैसे लिखते हैं?
मोमेंटम और फोटोन आएगा आपका। हाँ, मोमेंटम किसी फोटोन का जो मोमेंटम आएगा दैट इज इक्वल टू ई बाई सी, और ई बाई सी का अगर वैल्यू रखोगे एच सी बाई लैम्डा तो दैट इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ठीक है। फोटोन का मास कितना होता है किसी को पता है क्या? फोटोन का मास कितना होता है? 0 रेस्ट मास होता है। रेस्ट मास 0 होता है सर। कितना होता है? 0 है ना। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, इसमें कई बुक में कॉन्सेप्ट मिलता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, ये मिलता है, ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन। कई बुक ये है ना, ये पूछता है ये चीज। तो अब इक्विवेलेंट मास, अब तो आपने बोला सर रेस्ट मास 0 है। कौन सा मास 0 है? रेस्ट मास। अब ध्यान से सुनते रहो थोड़ा सा बात प्रॉपर फोटोन के बारे में। फोटोन पे चार्ज होता है क्या? ये वाला सब बता दीजिए एक बार, ये वाला मैंने नहीं सुना था। रेस्ट हाँ, मास वाला रेस्ट मास वाला नहीं सुना तो इसी में बात करेंगे। फोटोन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताओ। फोटोन चार्जलेस है या चार्ज है? चार्ज है बेटा म्यूट कर लो, चार्जलेस है। चार्जलेस लग रहा नहीं, चार्जलेस है ना, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। रेस्ट मास क्या होता फोटोन का? 0 क्या मतलब है रेस्ट मास 0? ये अगले पॉइंट में समझ में आएगा। ऑल द सर ये फोटोन, मतलब जो उसका मास है रुका हुआ है वो 0 है, क्योंकि ये मूव करते हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, ऑल द फोटोन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड इन वैक्यूम। दुनिया का सारा फोटोन कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है एंड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। हर फोटोन का स्पीड कितना? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁸, जो जिसको हम कांस्टेंट मानते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। यस सुनो, तो ऑल द फोटोन, कोई भी फोटोन रेस्ट में नहीं हो सकता। अगर रेस्ट में होगा तो उसका मास कितना होगा? 0। आई होप सो ये बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? यस सर। और बात करने का जरूरत नहीं है क्या? ये बातें आपको क्लियर है? बताइए सर एक डाउट आया है इसमें। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे लाइट जो है, तो लाइट के अंदर हम अभी फोटोन्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हम डुअल नेचर भी तो पढ़ते हैं कि पार्टिकल से बना और वेव से ही बना है। हाँ, बस तो इसके फिर बाद असली पहले में बना किससे है? हाँ, यही तो बोला गया, डी ब्रॉगली ने बोला कि ये दोनों से बना, पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है इसके पास, बिकॉज ये दोनों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है तो इसके पास भी मोमेंटम है। यस और नो। और चूंकि लाइट वेव जो है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हो करता है, तो लाइट भी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हो करता है। दैट इज व्हाई इट हैज बोथ कैरेक्टर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। देखो, अगर तुम मोमेंटम का फॉर्मूला देखोगे ना, h बाई लैम्डा, ये जो मोमेंटम है ये पार्टिकल का बिहेवियर है, और लैम्डा इज अ बिहेवियर ऑफ वेव। इसका बिहेवियर है वेव का। तो दोनों ही बहुत अजीब तरह का इक्वेशन है कि एक तरफ पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन हो रहा जो कि रिलेटेड है वेव कैरेक्टरिस्टिक से। समझ में आया? आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ जाए। यस सर। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा रफ्तार में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटोन, है ना। कंजर्वेशन ऑफ फोटोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा ना, ऐसा नहीं है कि फोटोन कंजर्व होता है। क्लियर है सबको? यस सर। एवरीवन? यस सर। एवरीवन, इज इट क्लियर टू सर यू ऑल? इसका रीजन क्या है? मतलब फोटोन कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये चीज एग्जिस्ट कंजर्व करती नहीं नहीं होता। है। नहीं नहीं नहीं, कंजर्व नहीं होता। कंजर्व मतलब ये मान लो आपके पास 2 फोटोन थे पहले, तो बाद में ये दोनों मिल करके हो सकता है 3 फोटोन बन गए। किसी प्रोसेस में आपने 2 फोटोन को किसी प्रोसेस में जनरेट किया या किसी प्रोसेस में इंड्यूस किया, तो हो सकता है उस प्रोसेस में 3 फोटोन जनरेट हो जाए, 4 फोटोन जनरेट हो जाए, या 2 हो जाए, या सारा के सारा कोई फोटोन ही जनरेट ना हो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये नहीं है कि जितना पहले नंबर था उतना ही बाद में नंबर होगा, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटोन का कोई मतलब नहीं है। आई होप तो ये बात आपको क्लियर होगी। सर मतलब जो फोटोन है उसे हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो, फोटोन का जो नंबर होता है, फोटोन तो एग्जिस्ट करता है, फोटोन
EM वेव है, हम उसको कहां से क्रिएट करें? वो एनर्जी का पार्टिकल है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी एग्जिस्ट इन नेचर, यस और नो, कोई दिक्कत, बट उसका नंबर कांस्टेंट नहीं हो सकता, कंजर्व नहीं हो सकता। एनर्जी कंजर्व है बट नंबर कंजर्व नहीं है। फोटोन का नंबर कंजर्व। नंबर कैसे? नंबर मतलब कि अगर आप मान लो आपके पास एक फोटोन है और एक और फोटोन, 2 फोटोन है किसी प्रोसेस में। अब हो सकता है उस प्रोसेस में कुछ इवेंट हुआ जिसमें 3 फोटोन और जनरेट हो गए, बात समझ में आया नहीं है, तो टोटल 5 फोटोन हो गए। तो नंबर कंजर्व नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व होगा किसी भी प्रोसेस में। क्लियर है? अच्छा सर, ऐसा तो लेकिन हम कन्वर्जेशन वो कंजर्वेशन ऑफ वो मैटर भी पढ़ते हैं, मास, तो उसके अंदर भी तीसरे एक पार्टिकल कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता, पार्टिकल को जन्म देते हैं। नहीं 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 नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता, वो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हो, बड़े लेवल पे, लेकिन एक्चुअल में होता कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी प्रिंसिपल, है ना। मास और एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी और मास में कन्वर्जन हो सकता है। ये आगे चल के पढ़ते हैं ना, इक्वल टू mc स्क्वायर मास इक्विवेलेंस। ठीक है, आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगा। आगे बढ़े, ठीक है चलो। तो फोटोन की ये बातें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बातें समझ में आएगी, फोटोन के पास मास भी होता है, फोटोन के पास एनर्जी भी होता है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसी में एक आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप बोलो सर। 3 जो एक्स्ट्रा फोटोन बना फिर वो किधर से आएगा? वो बेटा बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है ना, मतलब वो भी तो कहीं से एनर्जी आया है ना, वैसे खुद हाँ, तो लेकिन क्रिएट हुआ नंबर नहीं तो कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी कांस्टेंट है, यही तो मैं बता रहा हूँ। जो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है, बट नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट नहीं है। हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, उसका हम कोई, समझ में आ रहा बात? आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात, हाँ अंडरस्टैंड, ओके ग्रेट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ध्यान से सुनना। कोई भी मेटल होता है ना, ऐसा देखा गया, हाँ नहीं ध्यान रिजेक्ट हो जाता है, कोई भी मेटल होता, नहीं पहले बात समझो, हाँ ठीक है, रिजेक्ट हो जाता बहुत। कोई भी मेटल होता है, ठीक है, क्या होता है मेटल, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। बट ये इतने भी फ्री नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देने का मतलब ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के बाहर चले जाएंगे। इट इज मूविंग विद इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, विद इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? they are bounded under a certain force of attraction, yes or no? हाँ, but they are relatively free, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने का कई तरीका है। एक होता है थर्मोनिक इमिशन, मतलब अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। क्या करूंगा? अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं? थर्मोनिक इमिशन। मतलब क्या है थर्मोनिक इमिशन? थर्मोनिक इमिशन का मतलब ये होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हीटिंग, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ejection of electrons due to heating. Yes or no? Clear? ड्यू टू हीटिंग। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर है क्या? आगे बढ़े। एक और होता है फील्ड इमिशन। क्या होता है? फील्ड एमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है? ध्यान से सुनते हुए चलना। फील्ड इमिशन का मतलब ये होता है जब मान लो कोई मेटल बॉडी है, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्या? अपोजिट डायरेक्शन में। आप जानते हैं force on any charge particle in direction q into e vector. When you place this metal body in an electric field, it will experiences a force, yes or no? And that force is equal to q into e vector. कोई दिक्कत वाली बात? अब जैसे जैसे फील्ड बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स बढ़ेगा। हो सकता है मैं फील्ड बढ़ाते बढ़ाते इतना ज्यादा कर दूं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो when ejection of electron, यहाँ पे होगा ejection of electron due to electric field, है ना।
इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन, है ना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। लास्ट में हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ बोलो ना, क्या डाउट है? सर इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो क्या होगा, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर इसका बहुत सारे नहीं होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, हम सिर्फ इजेक्शन पे बात कर रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे। जब पार्टिकल से मेटल से चार्ज निकलता है तो मेटल चार्ज हो जाता है, यस, उसके पास पोटेंशियल आ जाता है, उसके अराउंड फील्ड आ जाता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपने पढ़ा है, ठीक है? हाँ ना, गॉट इट। चलो आगे बढ़े। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, देखो पहला प्रोसेस क्या था, एक तो थर्मोनिक इमिशन मतलब हीटिंग करके निकला इलेक्ट्रॉन, दूसरा फील्ड इमिशन मतलब फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो लाइट एनर्जी सप्लाई करके निकालेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, क्या देखा गया, ध्यान से सुनना। इसमें भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से? तो मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस, ठीक। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से? तो मेटल सरफेस। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब कैसे, हाउ, कैसे? तो देखो बोला गया कि मान लो ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये क्या है? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? मेटल सरफेस है, ठीक। यस सर। अब बोला गया मेटल सरफेस पे जब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराओगे, एक फिक्स मतलब उससे ज्यादा चलेगा बट उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी जो फॉल कर रहा है, ध्यान से सुनना, बोलना नहीं बीच में, सब लोग ध्यान से सुनना पहले। जो फ्रीक्वेंसी जो फॉल कर रहा है मेटल सरफेस पे, जब वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से बराबर या उससे ज्यादा होगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड। हाँ, when the incident radiation has a frequency greater than or equal to the threshold frequency, then this radiation will eject electron. This radiation will eject electron. Yes or no? क्या मतलब है इसका? मतलब वो है कि इससे कम एनर्जी का, इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा तो इमिशन नहीं होगा, बट इससे बराबर या इसके ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा तो इजेक्शन होगा। क्लियर है? अब जब ये देखा गया, ध्यान से सुना, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो आपका किसी मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। कितना है? 200 हर्ट्ज। ध्यान से सुनना। अब अगर मेटल फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज किसी मेटल का, तो वो मेटल को मैंने यहाँ पे लिया और मान लो मैंने उसके ऊपर 1000 इलेक्ट्रॉन गिरा दिया। कितना इलेक्ट्रॉन? 1000 फोटोन गिरा दिया। कितना फोटोन गिराया? 1000 है ना। अब 1000 फोटोन गिरा तो बहुत सारा फोटोन गिरा, यस और नो। अब 1000 फोटोन गिरा है और सबका फ्रीक्वेंसी मान लो, मतलब इक्वल फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराया मैंने, और वो था 100 हर्ट्ज का। कितने हर्ट्ज का? 100 हर्ट्ज का। तो एनर्जी फॉलन तो बहुत ज्यादा है। मेटल सरफेस पे एनर्जी का गिरना बहुत सारा, बहुत 1000 फोटोन गिरा और हर का एनर्जी, हर का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो हर एक का एनर्जी निकल जाएगा, तो 1000 फोटोन का भी एनर्जी निकल जाएगा, यस और नो। बट इसके वजह से इजेक्शन नहीं होगा। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखा गया? नो इजेक्शन। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस और नो। लेकिन जब ऐसा देखा गया कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू फोटोन की फ्रीक्वेंसी की हो गई, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, यस और नो, तो देखा गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? यस वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। क्या और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ते हैं सर। एक चीज बता देते हैं आप कि इसमें थ्रेशोल्ड जो है, जो नेसेसरी क्यों हो रही है? मतलब अगर उससे कम मिले तो इजेक्ट नहीं होगा और ज्यादा मिल जाए तो इजेक्ट हो जाएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में पता चला।
ऐसा क्यों होता है ये धीरे धीरे समझ में आएगा ना, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। पहले ये तो समझ ले कि क्यों, कैसे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और कब ये पॉसिबल है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो, आई होप सो इतना बात तो क्लियर हो गया होगा कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? अब किसी ने पूछा कि सर ये क्यों होता है कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और थ्रेशोल्ड से कम होगा फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो उसके लिए ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो मेटल के अंदर बाउंडेड स्टेट में है। बहुत ज्यादा फ्री तो बोला जाता बट इतना भी फ्री नहीं है कि उसको छोड़ के चला जाए। तो जब वो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अगल बगल जो एटम्स जो है उसके न्यूक्लियस से बाउंडेड है। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ, बट वो फ्री भी है, बट उसके वॉल्यूम में वो मूव कर सकता है। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? उसका फ्रीनेस ऐसा नहीं कि ये निकल के अपने आप बाहर चला जाएगा। तो इस जो बाउंडेशन है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एक बॉन्डिंग एनर्जी है। यस और नो, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिसकी बात अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा धीरे धीरे। यस और नो? तो ये इलेक्ट्रॉन तभी इसको छोड़ के जा सकता है जब इसका एनर्जी इस वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए। यस और नो? ये वर्क फंक्शन क्या है सर? ये हर एक मेटल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है जो कि ये आया क्यों सर? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज्यादा फ्री नहीं है, ये अंदर मेटल से बाउंडेड है, तभी तो ये मेटल को छोड़ के नहीं जा रहा। यस और नो? हाँ, बट ये इतना फ्री है कि मेटल के अंदर मूव कर सकता है। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यस और नो? तो ये जो बाउंडेशन एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और जब इतना एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के लीव कर जाता है। क्लियर? बोलो, समझ में आया? सर यस सर। तुम बोलोगे सर इतना सर एक बार फिर से समझा दीजिए। मैंने सर ये एक बार बोला, फिर से। हाँ मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। मैंने ये बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हर एक मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखा दे रहा हूँ। वर्क फंक्शन लिख लो सब लोग, पहले लिख लो वर्क फंक्शन फिर बात करते हैं। हर एक मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन है ना। वर्क फंक्शन है क्या? है ना? ये है, देखो, इट इज अ मिनिमम एनर्जी। सर हाँ सर मैं कह रहा था बोलो। चैट बॉक्स डिसेबल कर देते, डिस्टरबेंस हो रहा है बच्चों को। कौन कर रहा है चैट बॉक्स में मैसेज? मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ कौन मैसेज कर रहा है। सर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से सिर्फ एमिशन हो पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं होगा एमिशन। क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक थोड़ी होगा। हेलो, हाँ क्या बोल सर रहे हो? क्या मैं बोलो? ये पूछ हाँ, रही बोलो, थी कि जो हमारा एमिशन 3 टाइप से होता है तो उसमें सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं हो सकता। बेटा रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे जनरली फोर्स नहीं लगता, ऐसा मानते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे लगेगा। ठीक है सर मानते हैं मतलब कि सर बट इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूमता ही हाँ, इलेक्ट्रॉन लगातार, अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर की वजह से लगातार घूमता रहता है, बट ओवरऑल फोर्स अगर हम मेटल कंडक्टर पे देखें, जो मेटल कंडक्टर जिसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहा है बट क्या करंट फ्लो हो रहा है क्या? अगर बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे तो बताओ। नहीं सर। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास, दे आर रैंडमली मूविंग। अरे यस और नो बोलो ना। यस सर। यस सर। तो हम ओवरऑल ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा बट उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है, दे हैव रैंडमली मूविंग, है ना। सो दैट इज व्हाई हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं करते। आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो वर्क फंक्शन क्या है। द मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट, है ना, एक मिनट, टू इजेक्ट electron from a particular metal, यानी कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कम से कम एनर्जी जितना चाहिए होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उस मेटल का वर्क फंक्शन। किसका प्रॉपर्टी है वर्क फंक्शन? किसका प्रॉपर्टी है? वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल।
किसका प्रॉपर्टी? मेटल। ओनली मेटल। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ओनली। ठीक, यानी हर एक मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होगा। आप एनसीईआरटी में देखोगे अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन है। क्लियर है क्या? आपको लिस्ट मिल जाएगा वहां पे। आई होप सो ये बात समझ में आएगी। और जनरली इसके वर्क फंक्शन किस में मेजर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी एनर्जी है तो किस में मेजर होगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े क्या? Yes, ठीक sir. है, तो आपको ये समझ में Yes, आया sir. होगा कि पर्टिकुलर, हाँ अब ध्यान से सुनो, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होना इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फोटोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इजेक्शन कराने के लिए किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का। यस और नो? आप चाहो कि एक ही जगह पे 1,00,000 Yes, sir. फोटोन गिरा दो तो बहुत सारा एनर्जी दे दिया आपने, बट इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? उसका एक और रीजन बोला गया कि ठीक है इसके पास वर्क फंक्शन है। आप बोलेंगे सर हो सकता है मैं इतना फोटोन गिरा दूं कि ये वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए, बट यहाँ पे साथ साथ एक और चीज बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ एक ही फोटोन ऑब्जर्व कर सकता है। कितना फोटोन ऑब्जर्व कर सकता है? वन इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्जर्व ओनली, लिख लो, वन इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्जर्व ओनली वन फोटोन, है ना? एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन को ऑब्जर्व कर सकता है। यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा फोटोन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। अगर एक से ज्यादा फोटोन को ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि क्या हुआ सर? क्या कहना चाह रहे हो? ऑब्जर्व कर लेगा, नहीं ऑब्जर्व कर लेगा, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, सर ये वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर मान लो ये मेटल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री था, ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। यस और नो? अब फोटोन आया, अगर इस फोटोन का एनर्जी इस मेटल के थ्रेशोल्ड के बराबर या ज्यादा थी तो इसको ऑब्जर्व करेगा। यस और नो? और ये क्या होगा? इससे फ्री हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन ये तभी इसको ऑब्जर्व करेगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो। क्लियर है? यस और नो? और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगा ना, हर एक मेटल का अपना अपना होगा। यस और नो? और तुम ध्यान से देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन में एक रिलेशन होगा। W वर्क फंक्शन, W से लिख रहा हूँ, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू H इनटू F0। F0 क्या? उस मेटल के लिए इजेक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी है। यस और नो? क्योंकि अगर सोचो F0 पे अगर निकल रहा है, इसका मतलब कम से कम एनर्जी कितना चाहिए होगा फोटोन को? कम से कम एनर्जी चाहिए होगा H इनटू F0। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो, क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। यस और नो? बोलो ना, एक क्या दो पूछो। सर हाँ बोलो। सर हम मानते हैं कि एक मेटल पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना फोटोन गिराया तो क्या होगा फिर? नहीं, यही मैं तुमको बता रहा हूँ, अभी उतना गिराए जितना इलेक्ट्रॉन है। तो अब पहले बात धीरे धीरे समझो इस बात को, क्योंकि इसमें अभी कई चीजें आएंगी। अब देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुना, हर एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ऑब्जर्व कर सकता है। यस और नो? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब ऐसा देखा गया कि जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रॉन है ना? यहाँ वर्क फंक्शन था मेटल का, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना था वर्क फंक्शन? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस पे मैंने ना फोटोन गिराया, ठीक, मान लो 1 फोटोन गिराया जिसका खुद का एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये फोटोन एनर्जी निकाल पाएगा? इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? नो सर। दूसरा फोटोन है जिसका एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये एनर्जी से निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन? निकाल सकता है। निकाल सकता है। यस सर। निकाल सकता है, निकालेगा नहीं निकालेगा, इट इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल। बात समझ में आया नहीं आया? बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कौन कैपेबल है ये बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कैपेबल है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लायक नहीं है, नालायक है। क्या ये? नालायक है ना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लायक है। बट लायक होने पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब तुम बोलोगे क्यों नहीं कर पाएगा सर? क्यों नहीं कर पाएगा? उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। जैसे ही मान लो ये फोटोन इसको ऑब्जर्व हुआ तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये खत्म कर देगा वर्क फंक्शन को। अब बचा कितना इसके पास एक्स्ट्रा?
फ्री होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन, अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका होगा, फ्री, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। अब जब ये आगे बढ़ेगा, हो सकता है कॉलिजन हो जाए किसी के साथ, तो कॉलिजन हो जाए तो हो सकता फिर इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात, तो हो सकता है ये कभी बाहर ना निकले। तो अगर सारा फोटोन लायक भी होगा ना, तो वो जरूरी नहीं है कि फोटोन को निकाल दे। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मान लो अगर किसी मेटल पे तुमने 1 लाख लायक फोटोन गिराया, कितना लाख? 1 लाख, तो हो सकता मुश्किल से 10 या 15 इलेक्ट्रॉन निकले हों। ऐसा नहीं कि अगर 1 लाख लायक फोटोन है तो 1 लाख लायक इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? 1:1 का रेशियो नहीं है, 1:10⁻⁶ का रेशियो का अप्रॉक्स चल रहा है, ये बहुत छोटा होता है। यस और नो? हर लायक फोटोन इतनी कम एफिशिएंसी? हाँ इतनी कम एफिशिएंसी सर, इतनी ज्यादा कम एफिशिएंसी? हाँ इतनी कम एफिशिएंसी होती है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आई होप नहीं है, नहीं है। यहाँ तक कुछ बातें आपको समझ। क्या चीज? अगर इफेक्टिव होगा तो, अगर इफेक्टिव फोटोन गिराएंगे तो, अरे इफेक्टिव मतलब लायक ही बोल रहा हूँ। अगर लायक भी तुम गिराओगे ना, तो तुम ऐसा नहीं है कि 10 गिराए तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को लेके निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक मिनट, एक सेकंड, ये क्या? हाँ एक सेकंड, एक सेकेंड। ध्यान से सुनो यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इस क्या हो रहा है इसको, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को ये आजाद जरूर कर सकता है, बट आजाद कर देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बात? है ना? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑब्जर्व भी कर ले, तो फ्री होने के बाद बाकी टक्कर कॉलिजन होने की वजह से इसका एनर्जी लॉस हो जाए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो दैट इज व्हाई ऐसा नहीं है कि तुम 10 लायक इलेक्ट्रॉन यानी 10 कैपेबल इलेक्ट्रॉन गिराओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 कैपेबल फोटोन गिराओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? आ गई। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। यस। तो दैट इज व्हाई आप ऐसा नहीं, जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा कि सर पूरा इलेक्ट्रॉन गिरा देंगे तो पूरा फोटोन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एटम के पास बचे ही क्या फिर? तो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, अब कुछ बातें और इम्पोर्टेंट, तो ये समझ में आया कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो रेडिएशन इम्पोर्टेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, उस पर्टिकुलर मिनिमम हो या उसके बराबर हो, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो सर, एक और क्वेश्चन है। बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो सर, ना, आगे बढ़ेंगे। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना फोटोन गिराएंगे तो नहीं निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फोटोन गिराए तो क्या होगा? तो भी नहीं निकलेगा, यही तो मैं बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा फोटोन ऑब्जर्व कर ही नहीं सकता। ओके सर। इट इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। यस सर, आ रहा है। आगे बढ़े। ठीक है, अब Yes, ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब फटाफट आगे बढ़ेंगे। तुमने पढ़ा वही टॉपिक है, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलो कोई नहीं। तो मेटल है, तो मेटल में जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रे गिरेगा, रेडिएशन, तो ही इजेक्शन होगा। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि ये इफेक्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के वजह से हो रही है, नॉट की अमाउंट ऑफ द लाइट के वजह से हो रही है, या अमाउंट ऑफ फोटोन के वजह से। क्लियर? यस क्लियर? अच्छा, हर एक मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन में क्या इक्वेशन होगा थ्रेशोल्ड के साथ? W = H × F। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कम से कम चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? निकलेगा नहीं निकलेगा अलग सवाल है, लेकिन मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नहीं है। अब एक, हाँ, अब एक टर्म आता, यहीं पे एक इक्वेशन आता, कौन सा? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यस और नो? क्या कहता है ये इक्वेशन? ध्यान से सुनना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहता है
कि मान लेते कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ले रहा है, सपोज करो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक, एक फोटोन आया, इसका अपना फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, हिट किया। अब ये हिट किया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑब्जर्व किया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया तो कुछ पार्ट कहाँ चला गया, इसको फ्री करने में, जिसको हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? वर्क फंक्शन। अब कुछ पार्ट फ्री करने में चला गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बचा होगा, मान लेते हैं, यस और नो? यस यही काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं। तो ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन आया, ये दो पार्ट में बटा। कितने पार्ट में बचा? दो पार्ट। एक पार्ट गया वर्क फंक्शन में और एक बचा के मैक्स में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से कम भी हो सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, इससे कम भी होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी के साथ आए, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी के साथ आए, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं एक दो जो बहुत हाईएस्ट मैक्सिमम स्पीड के साथ आए, जो कि पॉसिबल हो। क्लियर है? तो यानी कि जो एनर्जी आपने दिया था फोटोन के फॉर्म में, यस, और ये फोटोन, ये जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी है, ये ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। दैट फोटोन का एनर्जी जो है दो पार्ट में गया, ये गया एक तो W में और एक गया के मैक्स में। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। यस सर, ये फोटोन 100% एनर्जी ट्रांसफर कर देता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होगा कि कॉलिजन हो और फिर अलग अलग हो, ऐसा नहीं होता है ना। हम ये मानते हैं कि एनर्जी अगर ऑब्जर्व होगा तो पूरा पूरी होगा, ऐसा नहीं होगा, आधा ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा। F को क्या लिख सकते हैं हम? HC बाय लैम्डा। HC बाय लैम्डा, यस और नो? दैट इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, HF इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा लिख दिया। अच्छा, W को लिख देंगे F into 8 नॉट, यस और नो? के मैक्स, के यस, ठीक। ये इक्वेशन बनता चला जाएगा ऐसा ऐसा। अब इस एक्सपेरिमेंट को, जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, उसको हमने एक ट्यूब में ऑब्जर्व किया। किसमें किया? ट्यूब में ऑब्जर्व किया। कैसे किया एक्सपेरिमेंट? आपने देखा होगा, ऐसा एक ट्यूब होता है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? वैक्यूम ट्यूब चेम्बर होता है ऐसा टाइप का, जिसमें एक तरफ एनोड होता है और एक तरफ कैथोड होता है। ध्यान से सुनना, क्लियर? और इस तरह से हमने बैटरी को कनेक्ट करके रखा है, कोई दिक्कत वाली बात? और ये वोल्टेज को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लो इसका वैल्यू मैंने पहले 0 रखा, कितना रखा? 0 रखा, यस और नो? और यहाँ से एनर्जी गिराई कैथोड पे, इसको कैथोड रे बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं ना, और इसको एनोड बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक फ्रीक्वेंसी गिराई, जो कि इस थ्रेशोल्ड से, जो कैथोड में जो मटेरियल लगा उसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा या बराबर है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? क्या इजेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और इसके पास कुछ एनर्जी होगी, यस और नो? और देखा गया ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इवन दो 0 वोल्टेज पे अगर मैं कोई भी वोल्टेज ना रखूं, देयर इज अ करंट इन द सर्किट, देयर इज अ करंट इन द सर्किट। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा तो करंट कैसे चलेगा? उल्टा चलेगा, यस और नो? तो सर्किट में करंट का फ्लो होगा, जिसको बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? हाईएस्ट से लोअर टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोटो करंट भी सर्किट में बढ़ता है, बढ़ेगा। फोटो करंट भी बढ़ेगा, यस और नो? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊं तो फाइनली क्या होगा? जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा। सैचुरेशन मतलब इसके फर्दर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो फिर कोई इंक्रीमेंट होने वाला नहीं है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। समझ नहीं आया कौन वाला पार्ट बोलो? सर, यही वाला। देखो देखो, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। अभी मैंने 0 रखा, वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया। क्या किया मैंने? कोई वोल्टेज मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करूंगा, अगर मैं कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करूंगा
मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। हेलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, अगर मैं कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करूं, ठीक, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा कि ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है, तो क्या ये आकर के कैथोड में हिट करेगी? और कैथोड में मटेरियल है तो उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा? बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यस और नो? नहीं सर। ठीक है। यस सर। ठीक। यस सर। इतना बात समझ में? तो अब ये इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इवन दो जीरो वोल्टेज पे भी चलेगा इधर? यस और नो? यस इवन दो जीरो Yes, वोल्टेज sir. पे भी फोटो करंट आ जाएगा। बोलो। ठीक, अब जैसे से मान लो मैं इसी पोलैरिटी में रखते हुए वोल्टेज को पढ़ाऊं, तो क्या वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? यस और नो एवरीवन? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पकड़ के यहाँ से इजेक्ट करेगा या नहीं करेगा? और यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? और ये इलेक्ट्रॉन रफ्तार में दौड़ने Yes, लग जाएगा। yes, अगर मान sir. लो इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ाता चला जाओ, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होगा सारा का सारा फटाफट पहुंचता जाएगा। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस और यस हाँ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? सैचुरेशन रीच कर जाएगा, और वंस सैचुरेशन रिच्ड फिर कोई इंक्रीमेंट ऑफ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा वो तुरंत का तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा, तो वंस सैचुरेशन इंक्रीज्ड रिच देन कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। यस सर। ओके, क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, आई होप सो मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, सर इवन दो व्हेन वी अप्लाइड नो पोटेंशियल करंट एग्जिस्ट, if we increase the potential in this manner, this is positive, this is negative, so the photo current is also increases, but after reaching a particular value photo current become stable. I hope so ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है। यस सर। हो गई। यस। बोलो, और कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। बोलो। नो सर। नहीं है। ठीक, सर छोटी सी चीज पूछनी है सर। अरे छोटी सी क्या, तुम्हारी छोटी सी चीज कुछ नहीं है, पूछो, छोटी सी छोटी पूछो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। सर जब सैचुरेशन पहुंच जाएगा तो मतलब उसके बाद पूरे सर्किट में ऐसी करंट फ्लो होने लग जाएगा, मतलब नॉर्मली, मतलब जैसे हाँ, नहीं देखो, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फिर पूरे उसमें पहुंचने लगेंगे जैसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच रहे होते हैं। हाँ, पहले क्या था, पहले जब सोचो शुरुआत में जब जीरो पोटेंशियल जाएगा सर, तो कोई मतलब करंट बहना ही बंद हो जाएगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ एक मिनट पहले बात समझो, यहाँ पे जीरो वोल्टेज था, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद चल के यहाँ आ रहा है, इसीलिए तो करंट फ्लो हो रहा, सर्किट कंप्लीट हो रहा, आया ना? बट लेकिन जब ये वोल्टेज पॉजिटिव में इस पोलैरिटी में रहेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगा एक्सटर्नल? क्या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? यस और नो? यस सर। अरे यस और नो बोलो ना यार। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है। हाँ, अब सोचो जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा? इधर फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई वेक्टर, तो इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन और फास्टली ड्रैग नहीं होगा इस तरफ? यस और यस सर। आई होप तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन रफ्तार में ड्रैग होगा तो क्या ये इधर ऑब्जर्व होगा, तो क्या फोटो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो फोटो करंट बढ़ता जाएगा, बट
एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जितना इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ वो तुरंत का तुरंत यहाँ पहुंच गया। तो अब चाहे तुम जितना भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वली पहुंच रहा बार बार, तो फोटो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बात करने की जरूरत? अरे बोल सर लो। वैल्यू निकाल सकते हैं इस करंट की? इस करंट की वैल्यू बाकी डेटा दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, नंबर ऑफ फोटोन दे दे, नंबर ऑफ बाकी सब दे दे, कैलकुलेशन तो निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, डेटा बन सकता है। बट हम लोग तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सर एक बार बता दोगे, सर अचानक से क्लास लीव हो गई थी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, तो एज यू इंक्रीज वोल्टेज, ध्यान से देखो, as you increase voltage the electric field increases, hence the number of electron further reaching that other terminal increases। आया ना? बोलो ठीक है। ठीक है सर। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। हाँ अब आगे बढ़े। ठीक, अब इसी चीज को थोड़ा रिवर्स देखो। अब इसी डायग्राम को सुनना, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एक चीज आएगा जिसके बारे में थोड़ा बात करना है, फिर आगे बढ़ चलेंगे। अब इसी डायग्राम को देखना, ये था ऐसे कनेक्टेड था, ये एनोड ये कैथोड। अब मैंने क्या किया ना, मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, बट इसी पे गिराया मैंने इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना। अब जब मैं पोलैरिटी रिवर्स कर दूंगा और इसी पे गिराऊंगा, ध्यान से सुनना, अभी V का वैल्यू 0 रखा, तो क्या फोटो करंट आएगा? नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन इधर चल के पहुंचेगा इधर, है ना, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव। अभी 0 है V का वैल्यू, कोई वोल्टेज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला पहुंचा, फोटो करंट आया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? यस सर। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा या चाहने देगा? बताओ। रोकेगा। रोकेगा 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 रोकेगा। तो फोटो करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा फोटो करंट डिक्रीज करेगा, यस और नो? लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा जिसको हम बोलेंगे V0, जिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंच नहीं पाएगा। यस और नो? इस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? ये वो रिवर्स वोल्टेज है जिसपे कोई भी दिस इज अ रिवर्स वोल्टेज एट विच फोटो करंट स्टॉप। रिवर्स है मतलब उल्टा करंट, उल्टा वोल्टेज है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? अब स्टॉपिंग वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? तो सोचो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो यहां से यहां चलता है और V0 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क डन क्या होता है? E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो इलेक्ट्रॉन को ये रोका होगा, सोचो सबसे उसकी एनर्जी, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, उसी को तो रोक लेगा तो सब रुक जाएगा ना, क्योंकि अलग अलग एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अगर रोक दे तो सबको रोक लेगा ये। तो क्या मैं बोल सकता हूँ E V0 का वैल्यू KE मैक्स के बराबर होगा? अरे हाँ है ना? बात समझ में आ रहा है? Here V0 is the stopping voltage, stopping voltage। क्लियर है? बोलो। अरे हाँ सर एक बार लास्ट वाला केस फिर से बता दो, थोड़ा समझ में नहीं आया, क्लास ड्रॉप सी हो गई थी बीच में। अच्छा मैं बता रहा हूँ कि अगर ध्यान से सुनो, अगर 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 देखो ये उल्टा रिवर्स वोल्टेज हमने अप्लाई किया। कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया? रिवर्स वोल्टेज। तो इफ यू अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज, क्या ये वोल्टेज इसको रोकेगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। क्लियर? तो ये इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ है ना, इस डायरेक्शन में आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। अब यानी कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊं तो स्टॉपिंग जो फोटो करंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और जिस वोल्टेज पे ये रुक जाए इलेक्ट्रॉन, यस, जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन रुक जाए, क्लियर है, उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये वो वोल्टेज है जिसपे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटोन को ये रोक देगा। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है क्या?
यस सर। यस सर। बोलो, क्या और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? नहीं सर, हो गया। आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। यस तो सर। हमने क्या क्या आज पढ़ा? हमने पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस और हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखा। अगले क्लास में ये फोटो इलेक्ट्रिक वाला ऑलमोस्ट रैप अप हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 ग्राफ देखना है और सवाल फिल करने PYQs। कोशिश करेंगे अगले क्लास में या मोस्ट मोटा मोटी 1 से 2 क्लास में एक रैप अप हो जाएगा। तो यहीं तक रखे आज। यस सर। PDF सेंड कर देना। बस 1 मिनट रुको, मैं PDF अभी सेंड कर रहा हूँ। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। सर हमारे वाले ग्रुप में भेज देना 12th में। हाँ मैं जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुको। अच्छा, सबको समझ में आया आज का लेक्चर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो घर जाके इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना, ठीक है, अच्छे से एक बार देख लेना। NCERT भी अपना साइड बाय साइड रीड करते रहना। क्लियर है? एक्चुअली आज सर की तबीयत भी खराब थी, फिर भी उन्होंने लेक्चर लिया। थैंक यू जावेद सर। एंड ठीक है, तो एक्चुअली आज सर को रेस्ट करना था, लेकिन उन्होंने लेक्चर आपका ले लिया ताकि आपका मिस ना हो। आप लोग भी घर पे उतना ही एफर्ट लगाना, ठीक है। और ये जो कमेंट्स मैं आज देख रहा हूँ, ये नेक्स्ट टाइम मुझे दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज मैं ग्रुप से भी हटा दूंगा उन बच्चों को और क्लास भी अटेंड नहीं करने दूंगा। आपको सीरियसली अब पढ़ना, आपके दिन अब बचे नहीं इतने, राइट। मुश्किल से 60 दिन बचे, और अभी भी अगर आप ऐसे टाइम पास करोगे तो चीजें हो नहीं पाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम ये सब होना नहीं चाहिए। तो प्रॉपर्ली आप क्लास अटेंड करो, प्रॉपर्ली होमवर्क करो, और घर पे थोड़ा प्री रीडिंग भी करो, NCERT वगैरह। चलो, और जो 12th वाले बच्चे उनके ग्रुप में नोट्स में भी भेज दूंगा, ठीक है। चलो, ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, Yes, गुड sir. नाइट। Thank थैंक यू बाय जावेद सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। बाय सर, टेक केयर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट एवरीवन, इस गुड नाइट। बैच में ड्रॉपर भी है क्या? यस सर। हेलो। Yes, sir. तुम लोग जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, बस मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में। बाय सर। बाय बाय बाय। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।